Good morning, student. Today we start meaning and characteristics of consumer. जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर हम रीड कर रहे हैं, इस चैप्टर में वर्ड आ रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर के जो एक्ट बना हुआ है प्रोटेक्शन एक्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर हम कंज्यूमर वर्ड का मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द कंज्यूमर इज दैट पर्सन who buys goods and services for consideration or under the deferred payment basis, as well as the person who uses such goods and services with the permission of the buyer. A person who buys goods for commercial purpose is not a consumer under the act. अकॉर्डिंग टू जो प्रोविज़न एक्ट है हमारा 1986, इसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स या सर्विसेज को ख़रीदता है फॉर कंसिडरेशन, यानी उसके लिए कोई मनी देता है या मनी वर्थ देता है, कोई पेमेंट करता है या इन फ्यूचर करेगा। और वो जो पर्सन है वो गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करता है विद द परमिशन ऑफ बायर। जो बायर की, जिससे वो ख़रीद रहा है, उसकी परमिशन से गुड्स को और सर्विसेज को यूज़ करता है। अ पर्सन हु बाइज द गुड्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस, वो पर्सन जिसने कि गुड्स कॉमर्शियल पर्पस यानी कि ख़रीदा इसलिए है कि उसको सेल करके प्रॉफिट कमा ले, तो वो हमारा कंज्यूमर नहीं होता। कंज्यूमर का मीनिंग वो पर्सन जो गुड्स या सर्विसेज को ख़रीद करके उनको यूज़ करता है, उनको सेल नहीं करता है। ये मीनिंग आपको यहाँ पर लर्न करना है। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स विद द परमिशन ऑफ द सेलर, जो सेलर की परमिशन से गुड्स को कंज्यूम करता है। अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स और टैक्स सर्विसेज ऑन हायर इन कंसिडरेशन ऑफ मनी, एक पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज को जिसने हायर की है और उसके लिए कोई मनी पे की है। अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स फॉर पर्सनल कंजप्शन इन कंसिडरेशन, एक पर्सन जिसने गुड्स को ख़रीदा है पर्सनल कंजप्शन के लिए और इन कंसिडरेशन यानी उसके लिए वो कोई पैसा दिया है या इन फ्यूचर देगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है, उसके लिए हम बोलेंगे कि इन फ्यूचर वो देगा। फोर्थ, अ पर्सन हु हैज़ पेड और प्रॉमिस टू पे फॉर द गुड्स और सर्विसेज, एक पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज के लिए पेड किया है या प्रॉमिस टू पे, कि वो प्रॉमिस करेगा, वो कंज्यूमर होता है। अ पर्सन हु हैज़ डेफर्ड पेमेंट पेज और एग्री टू पे इन इंस्टॉलमेंट, जो डेफर्ड पेमेंट के लिए एग्री हुआ है, इंस्टॉलमेंट में देने के लिए भी एग्री हुआ है, वो भी हमारा कंज्यूमर होता है। However, the following are not consumers of goods and services under the act. कौन कौन हमारे पर्सन है जो कंज्यूमर नहीं होते। अ पर्सन हु हैज़ नॉट परचेज गुड्स, सच अ पर्सन कांट फाइल अ कंप्लेंट, एक पर्सन जिसने कि गुड्स और परचेस नहीं किया है, वो परचेस के लिए वो पर्सन कंप्लेन नहीं कर सकता। जिसने कुछ ख़रीदा ही नहीं है तो वो किसी भी सेलर के किसी भी गुड्स के लिए कोई केस नहीं कर सकता। इफ़ यू परचेज द गुड्स देन यू फाइल अ कंप्लेन। अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस, पर्सन जिसने गुड्स कॉमर्शियल पर्पस के लिए ख़रीदा है, क्योंकि कॉमर्शियल पर्पस वाला भी हमारा कंज्यूमर नहीं होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एक्ट में अपना केस फाइल नहीं कर सकते हैं या कंप्लेंट नहीं कर सकते एज ए कंज्यूमर। मीनिंग आपको इतना लर्न करना है, ये सारे पर्सन्स आपको ध्यान में रखना है। नाउ वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट, कंज्यूमर ऑफ गुड्स, गुड्स यानी कोई फिजिकल थिंग। Consumer of goods is a person who has purchased goods in consideration
paid or promised to pay or made partial payment and partial promises or both has deferred payment by way of any instrument. कंज्यूमर ऑफ गुड्स, जिसने कोई कंज्यूमर ख़रीदा है उसके लिए कोई कंसिडरेशन दिया है या इन फ्यूचर देगा, या पार्टली उसका दे दिया है, पार्टली देना बाकी है, या कोई देने के लिए उसने प्रॉमिस किया है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से दे, कैश दे, चेक दे, बिल दे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर उसने पेमेंट दिया है या पेमेंट इन फ्यूचर देने का प्रॉमिस किया है तो वो हमारा होता है कंज्यूमर ऑफ गुड्स. नाउ एन अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड इन द एक्ट which include person who run their livelihood by photostat, computer, fax, taxi, typewriter, by purchases machinery on instruments. एक और अमेंडमेंट किया गया है, इसमें वो पर्सन भी इंक्लूड है जिन्होंने कोई फोटोस्टार, कोई कंप्यूटर, फैक्स, टैक्सी, टाइपराइटर ख़रीदा है एज ए इंस्ट्रूमेंट कि वो उसका यूज़ करके अपना काम चलाएंगे, तो वो भी हमारे कंज्यूमर होते हैं. सेकंड, कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज. बहुत सारी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, पेमेंट देते हैं, सर्विसेज लेते हैं, जैसे टेलीफोन की, इलेक्ट्रिसिटी की, नेट की. कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज मीन्स एनी पर्सन who take on hire in consideration the services of another person or persons and has paid or promised to pay or has partly paid and promises to pay partly on both or has deferred payment by way of any instrument. यानी जिसने कोई सर्विसेज खरीदी है उसका पेमेंट उसने पे कर दिया है या प्रॉमिस किया है, पार्टली किया है, पार्टली बाद में करेगा, या दोनों में से किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर वो पे कर रहा है तो वो कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज है. बिसाइड इट those person are also included who have taken benefit of services of others on their application and have paid or promised to pay or partially paid or partially payment has been promised or both the payment has been deferred under the any system. किसी भी तरीके से उसने पेमेंट किया है या करेगा, वो सारे हमारे कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज में इंक्लूड होते हैं. तो इन दिस टॉपिक वी अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर. नाउ वी स्टार्ट डिवीज़न ऑफ प्रोविज़न ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हमने कैसे डिवीज़न किया. द प्रोविज़न कैन डिवाइडेड इनटू द मेन पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट है प्रोटेक्टिव मेजर्स. टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर्स द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसलिंग आर टू बी फॉर्म्ड. ये जो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसलिंग बनाई गई है. दीज काउंसलिंग्स विल वर्क फॉर अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स एंड विल प्रोटेक्ट देयर एक्सप्लॉयटेशन. ये जो काउंसलिंग है ये अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर के लिए वर्क करती है, जिनको किसी भी तरीके से जिनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ करती है जो काउंसलिंग बनाई गई है. सेकंड, रिडेस्ट्रल एजेंसीज. द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड सेटिंग अप द 3 टायर मशीनरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल. 3 टीयर हमने मशीनरी बनाई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल, विच प्रोवाइड द रिलीफ टू कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर को रिलीफ देती है. नाउ वी स्टार्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसलिंग. कौन कौन सी काउंसलिंग होती है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसलिंग हैव बीन सेट अप एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स. देयर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर. फर्स्ट,
Central Consumer Protection Council. These council comprises of government और प्राइवेट मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये जो काउंसिलिंग बनती है, ये काउंसिल में गवर्नमेंट के या प्राइवेट मेंबर्स होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है. द मेंबर्स मीट एट लीस्ट वंस अ ईयर. ये मेंबर्स जो होते हैं ये कम से कम ईयर में एक बार मिलते हैं. बी, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिलिंग. These council comprises of official and non-official representative nominated by state government. ये जो काउंसलिंग होते हैं इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड करती है. एटलीस्ट 2 मीटिंग्स शेल बी हेल्ड एवरी ईयर. और कम से कम इन रिप्रेजेंटेटिव में आपस में ईयर में 2 टाइम्स मीटिंग होना चाहिए. तो ये हमारा प्रोटेक्टिव मेजर्स में जो काउंसलिंग होती है वो यहाँ पर हो गई. अब है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसलर एजेंसीज. रिड्रेसलर का मीनिंग होता है कि उसको निवारण करना, उस समस्या को सुलझाने वाली. कंज्यूमर रिड्रेसलर कोर्ट्स जो हमने 3 टियर वाली पढ़ी थी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल. The main object of the Consumer Protection Act is to provide justice in case of murder of consumers' interest and right. जो मेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो एम होता है वो कंज्यूमर को के इंटरेस्ट को और उसके राइट को सेव करना होता है, बचाना होता है. अगर कहीं भी कंज्यूमर के साथ उसके राइट्स और इंटरेस्ट में कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो उनको जस्टिस दिलाना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट इन केस रॉन्ग टाइप और डिफेक्टिव गुड्स आर सप्लाइड. एक कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में. ये जो कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई गई है, अगर उसको कोई रॉन्ग टाइप का कोई डिफेक्टिव गुड उसको सप्लाई हुआ है या हाई प्राइसेस और चेंज और प्रॉपर सर्विसेज आर नॉट रेंडर्ड. उससे अगर कोई हाई प्राइसेस ली है, कोई चेंज है गुड्स में, प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल रही है तो वो अपनी कंप्लेन को फाइल कर सकता है. ही कैन गेट कंपनसेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और रिफंड ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड टू हिम. उसको कंपनसेशन मिल सकता है, गुड्स एक्सचेंज होके, जैसे कोई डिफेक्टिव पीस आ गया तो उसकी जगह न्यू मिल जाएगा. रिफंड ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी सप्लाई, जो भी उसने कमोडिटी खरीदी है उसका उसको प्राइस का रिफंड मिल जाता है. ही नीड नॉट टू गो इन अ सिविल कोर्ट. नाउ जो सिविल कोर्ट्स होती है जहाँ पर दूसरे केसेस चलते हैं वहाँ पर उसको जाने की नीड नहीं है. जो कंज्यूमर की कोर्ट्स बनी हुई है उन कोर्ट्स में ही इनको अपना जस्टिस मिल जाता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द फॉलोइंग सेमी ऑफिशियल ट्रिपलाइट्स अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड फॉर अर्ली कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल. फर्स्ट, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन. 3 हमने बनाई है. फर्स्ट लेवल सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम, यानी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ की, जैसे इंदौर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट. फिर स्टेट यानी MP, नेशनल यानी कि ऑल इंडिया. कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट फोरम अप टू 20 लाख. अगर हमारा केस जो हम फाइल कर रहे हैं वो गुड्स या सर्विसेज की प्राइस 20 लाख तक है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में. स्टेट कमीशन में 20 लाख टू 1 करोड़. नेशनल कमीशन में मोर देन 1 करोड़. अगर हमारा केस मोर देन 1 करोड़ का है तो हम फिर जो हमारा केस फाइल होगा वो नेशनल कमीशन में होगा. तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये हमारा हो गया पूरा ट्रिपेटिव अरेंजमेंट. 3 स्तर का अरेंजमेंट है.
कि कंज्यूमर कैसे अपने कंप्लेंट को फाइल करेगा और कहाँ उसको फाइल करना है। अगर उसका केस 20 लाख तक का है तो डिस्ट्रिक्ट में, 20 to 1 करोड़ का है तो स्टेट कमीशन में, और 1 करोड़ से ऊपर का है तो नेशनल कमीशन में उसका केस एलिजिबल होगा। अब जो हमने ये तीनों फोरम पढ़े हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ टुडे वी स्टार्ट आवर डिस्ट्रिक्ट फोरम। हम अपना डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टार्ट कर रहे हैं। अंडर सेक्शन 9 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, a forum called Consumer Disputes Redressal Forum is established in each district of a province by the state government. The main provision of the forum are as follows. जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन है 9, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविंसेस से डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाए गए हैं। और ये फोरम क्या है, इनके मेन प्रोविज़न? कंपोजिशन। द कंपोजिशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फोरम इज एज अंडर। देयर विल बी अ चेयरमैन हु हैज़ एक्टेड और हैज़ कैपेसिटी टू एक्ट एज डिस्ट्रिक्ट जज। वो व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट जज के जैसा काम कर सकता है, जिसकी कैपेसिटी है ना, जिसके पास इतना नॉलेज है। बिसाइड अ चेयरमैन देयर आर 2 मेंबर्स। ये चेयरमैन होता है जो डिस्ट्रिक्ट जज के जैसे एक्ट करता है, और इसके अलावा 2 मेंबर्स होते हैं हु आर सुटेबल, फिट, डिजर्विंग एंड पॉपुलर। वन ऑफ द मेंबर विल बी फीमेल। एक मेंबर, इन 2 मेंबर में से एक मेंबर फीमेल होना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ऑल द मेंबर्स इज़ 5 ईयर। कितना होता है उनका? 5 ईयर का टर्म होता है। अ मेंबर whose age becomes 65 year shall retire even though he has not completed 5-year term of office. 5 साल का इनका लाइफ होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में वर्क करने का। अगर कोई व्यक्ति 65 ईयर कंप्लीट कर चुका है तो भले ही उसका 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो रिटायर हो जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट शेल डिटरमाइन सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटी ऑफ द मेंबर्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ही इन मेंबर्स को सैलरी, अलाउंसेस और अदर फैसिलिटी देती है। स्कोप। केसेस ऑफ कंपनसेशन worth rupees up to 20 lakh can be filed before the forum. The dispute can be filed by a person who resides, work or trades within the jurisdiction of the forum. यहाँ पर जो केस होते हैं वो 20 लाख तक के होते हैं। फीचर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। फर्स्ट, मिनिमम ऑफ 3 मेंबर्स, 1 मस्ट बी फीमेल। 3 मेंबर होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। सॉल्व डिस्प्यूट रिलेटिंग अप टू 20 लाख तक के मेंबर सॉल्व होते हैं। कंप्लेंट कैन बी मेड बाय कंज्यूमर और कंज्यूमर फोरम। कंप्लेंट कंज्यूमर या कंज्यूमर फोरम के थ्रू होना चाहिए। आफ्टर लेबोरेटरी टेस्टिंग, यानी जैसे कि कोई अडल्ट्रेशन का केस है, अंडरवेइंग का केस है, तो लेबोरेटरी में टेस्टिंग होते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज़ फाउंड फॉल्टी, अगर कुछ प्रोडक्ट में फॉल्ट है और डिफेक्टिव, देन कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को कंपनसेशन प्रोवाइड होता है। इन केस एनी ऑफ द पार्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर कोई पार्टी डिस्ट्रिक्ट फोरम के से सेटिस्फाई नहीं होती है विद द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होती, ही कैन अपील बिफोर स्टेट कमीशन। तो वो क्या कर सकती है? स्टेट कमीशन में अपील कर सकती है। Now we start state commission.
with the prior consent of the state government or state commission can be established by state government or state level for the settlement of dispute. सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है स्टेट कमीशन को. द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द रिस्पेक्ट इन द स्टेट कमीशन. कंपोजिशन. देयर विल बी अ चेयरमैन. एक चेयरमैन होता है इक्वल टू द स्टेटस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज. डिस्ट्रिक्ट जज के जितना उसका स्टेटस होना चाहिए. बिसाइड्स इट देयर विल बी 2 members. 1 female member will denote in the jurisdiction. Term of office. The term of office of a member of a state commission shall be 5 years or 65 years, whichever is earlier. Salary allowances of the member shall be fixed by state government. सेम टू सेम पॉइंट है कंपोजिशन और टर्म्स के. jurisdiction. The state commission consider case over the 20 lakh. Over the 20 lakh, जो 20 lakh से ऊपर के होते हैं up to the 1 crore. It also can consider an appeal filed against the decision of the district court. यहाँ पर 20 लाख से ऊपर के और 1 करोड़ तक के केस अपील होते हैं यहाँ पर. और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर को अगेंस्ट अगर किसी को अपील करना हो तो वो भी स्टेट कमीशन में होती है. प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स. द स्टेट कमीशन अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. अ कॉपी ऑफ कंप्लेंट शैल बी डिस्पैच टू द डिफेंडेंट. जो डिफेंडेंट है उसको एक कॉपी डिस्पैच कर दी. द डिफेंडेंट शेल सप्लाई रिप्लाई विद इन द 30. जो जिसने कुछ डिफ़ॉल्ट किया है उसको सबसे पहले एक कंप्लेंट कि आपके ऊपर किसी ने कंप्लेंट करी है उसकी कॉपी जाती है. फिर वो 30 डेज़ में उसका रिप्लाई करेगा. द गुड्स एंड शेल बी चेक इन अ लेबोरेटरी. फिर गुड्स को लेबोरेटरी में चेक किया जाता है. द सेलर shall be given a chance to hearing if he reject the complaint. जो सेलर है उसको एक चांस दिया जाता है अगर वो कंप्लेंट रिजेक्ट होने से पहले. ऑर्डर. इफ़ द कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द गुड्स और सर्विसेज आर डिफेक्टिव इन इट कैन डायरेक्ट और डिफेंडेंट टू रिमूव द डिफेक्ट और एक्सचेंज विद द बेटर गुड्स, रिफंड द कॉस्ट एंड गुड्स कंपनसेट फॉर द लॉस. तो वो ऑर्डर दे सकती है कि डिफेक्टिव गुड्स को एक्सचेंज किया जाए, अच्छा गुड्स दिया जाए या उसकी प्राइस को रिटर्न किया जाए. अपील. अगर कोई स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है. इन केस द aggrieved party is not satisfied with the order of the state commission, he can appeal before the national commission within the 30 days of the passing the order. ऑर्डर पास होने के 30 डेज़ में अपील कर सकती है नेशनल कमीशन में. इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट नेशनल कमीशन. तो जितना आप लोगों को आज बताया है उसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है.